नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा स्पेशल फीचर है जो राजनीति को समर्पित है और प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ रहेंगे राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और राजनीति में 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंह भी। हम सिंह भी साहब के पास चलें इसके पहले सबसे पहले तो आपको हम मौसम विज्ञानियों की तरफ से जो बातें आ रही हैं और जिस तरह का मौसम चल रहा है उसके हिसाब से ये जरूर कहना चाहेंगे कि सर्दी बहुत तेज है। आप अपना और अपने परिवार का, अपने आसपास का ख्याल रखें, ध्यान रखें और जिस तरह की भी सावधानी बरत सकें वो जरूर बरतें, क्योंकि अगले जो आने वाले दिन हैं 2, 4, 5 दिन, इनमें भी लगभग ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। इसलिए सर्दी का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारे यहाँ पर जिस तरह की सर्दी है उसी तरह पाकिस्तान में हालात की गर्मी है। चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, 75 साल से हमें तंग करता रहा है। 75 साल पहले भी जिस तरह की फिलोसफी, जिस तरह की 2 नेशन थ्योरी को लेकर देश भर में दंगे फसाद, उलूल जुलूल काम किए गए, उन सब ने हमें दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, घाव दिए हैं। इसलिए उस तरफ नज़र करना जरूरी है और इन 75 सालों का जो पूरा का पूरा वृतांत है निचोड़ के तौर पर वो आपके सामने आने वाला है। हाल की स्थिति है, ताज़ा खबर से अपडेट कर रहे हैं आपको कि पाकिस्तान एक तरफ जहां अफगान बॉर्डर के ऊपर उलझा हुआ है, वहीं अब ईरान बॉर्डर पर भी उलझ गया है। आप देखिए जरा, मुस्लिम हमकौम होने के बावजूद भारत से दुश्मनी ठीक है, भारत को हिंदू राष्ट्र कहता है पाकिस्तान, जबकि वहां से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन केवल हिंदू हिंदू करके और पाकिस्तान में एक मुलम्मा चढ़ा रखा है, एक नफरत, एक हैट्रिड बना रखी है। और वहां का आम भी चूरण उस चूरण चटनी में आया हुआ है कि हिंदू देश है भारत, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जिन मुसलमानों के देश 100% मुसलमान है अफगानिस्तान में आज की तारीख में, और 100% से भी ज्यादा मुसलमान है ईरान में, वहां के लोग भी अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के ऊपर आमादा हो चुके हैं। वो भी ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है। आटे को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज तो सुना होगा, दाने दाने को भी मोहताज है, लेकिन अब आटे को भी मोहताज है। ऐसी स्थिति में दोनों हमकौम जो मुसलमान कंट्रीज हैं उनसे भी पाकिस्तान उलझ गया है। एक तरह से दोनों कंट्रीज की तरफ से वहां से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने अब वहां हमले करने शुरू कर दिए हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी फसल पाकिस्तान ने तैयार की थी भारत जैसे देशों को तंग करने के लिए। ये अपडेट है, ब्रेकिंग अपडेट है कि ईरान सीमा पर भी पाकिस्तान उलझ गया है और अब हो सकता है कि ईरान के और पाकिस्तान के बीच में भी कोई हल्की फुल्की झड़प या बड़ी झड़प भी हो सकती है। आज ही पाकिस्तान की तरफ से यह कहा भी गया है ईरान को कि आप अपनी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने ना दें। यह इस तरह का माहौल पाकिस्तान में चल रहा है। अब हम हमारे प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल की तरफ बढ़ते हैं और सिंघवी साहब का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और जो पहला मुद्दा है वो आपके समक्ष है और इस पर हम समझना ये चाहेंगे कि क्या चल रहा है। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल और भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर इन 9 राज्यों के चुनाव के लिए रणनीति के लिए कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस का मामला बिखरा बिखरा सा नजर आता है। कहीं कोई मंत्रणा नहीं है, कहीं कोई रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या ये जो आम चुनाव के पहले के 9 राज्यों के चुनाव हैं ये सेमीफाइनल माने जाते हैं? इसमें दोनों पार्टियों के हिसाब से यदि हम देखें तो किस तरह के नतीजे आपको दिखाई देते हैं? नतीजे बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस नाम की कोई योजना नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस का कोई मार्गदर्शक नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व करने लायक व्यक्तित्व नहीं है, कांग्रेस का जो सरकारी साधनों का नेतृत्व करता है उसकी क्षमता पर किसी को विश्वास नहीं है। आज कांग्रेस के अंदर फिर भी अगर उम्मीद है थोड़ी बहुत तो सचिन पायलट से की जा सकती है, क्योंकि 9 राज्यों में राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां किसी कीमत पर कांग्रेस शासन में आना चाहेगी। और मैं दावे से कहता हूं वो किसी कीमत पर वर्तमान नेतृत्व के रहते हुए 10 से 20 सीट से ज्यादा सीट नहीं ला पाएंगे। अभी हुआ विद्रोह, ये विद्रोह ही है। सचिन पायलट का अलग जाना, मीटिंग करना, उनकी एक मीटिंग में 50-50 हजार लोगों का आना, लोगों का जिंदाबाद के नारे लगाना और वहां पर प्रश्न पैदा करना, और सचिन का ये बोलना कि भाई ये जो पेपर लीक कांड है इतने छोटे लोगों को मत जिम्मेदार ठहराओ। और इधर गहलोत का कहना कि मंत्री वगैरह कोई जिम्मेदार नहीं है।
अभी गहलोत जी इसकी जांच कराएंगे। सचिन की बात को से लीजिए, सचिन को समझिए, क्या कारण है कि जहां सचिन जाता 50,000 की भीड़ हो जाती है। वो वहां गया था उदयपुर वाटी, वहां सादरी में गया है, जहां जाता लोग आते हैं। और आपकी पार्टी इसका मतलब नहीं समझ पा रही है। आपका दिल्ली का हाईकमान धृतराष्ट्र से भी कम दृष्टि वाला है। वो देखकर देखना नहीं चाहता है, सुनकर सुनना नहीं चाहता है, समझकर समझना नहीं चाहता है, सोचकर सोचना नहीं चाहता है। वो हारने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन उसको मालूम है कि वो किसी हालत में सचिन पायलट को मत देने को तैयार नहीं है। मैं आपसे आज कह रहा हूं, पूरी कांग्रेस के सारे नेताओं में, चाहे गहलोत हो, कल्ला हो, चाहे धारीवाल हो, कोई भी हो, आज की तारीख में व्यक्तित्व और लोकप्रियता पर सचिन के टकराने के बराबर किसी भी हाइट नहीं है। सही कह रहा है उड़ा, सही कह रहा है गुड़ा जो कहता है, सही कहता सिंह जो सादरी में कहता है, सब लोग सही कहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी तय करे कि मुझे तो मरना ही है, मुझे तो आत्महत्या करनी है, चाहे ट्रेन के नीचे कटना पड़े, चाहे जहर खा के मरना पड़े, या पानी में डूबकर मरना पड़े, उस आदमी की जान कौन बचाएगा? ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हमें तो हारना है, हमारी दुर्गति होनी चाहिए, हमारा नामो निशान मिट जाना चाहिए। हमारे 5-10 एमएलए भी आए तो क्यों आए, वो खाता ही ना खोले तो अच्छा है, ये कांग्रेसियों की भावना है। ऐसी स्थिति में सुभाष जी आप पूछो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट सामने है। अगर वर्तमान नेतृत्व में परिवर्तन नहीं हुआ और सचिन का महत्व नहीं बढ़ा तो कांग्रेस की अगले चुनाव में 10 से 20 सीट आएगी। मारवाड़ की 40 में से 2 सीट आएगी। उदयपुर संभाग में आ सकती है 4-5 सीट, और संभाग में दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, कहीं भी सीट का नाम नहीं है। इस बात को जान करके भी दिल्ली का हाईकमान न जाने किस आर्थिक दबाव में है, व्यक्तित्व के दबाव में है कि वो परिवर्तन करना ही नहीं चाहता। अब आप तय कर लो कि नहीं मुझे तो 10 सीट में ही संतोष है, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा कांग्रेस की दुर्गति, और दूसरी ओर भाजपा, हिमाचल की हार के बाद भी जेपी नड्डा को अवसर देती है। उस पार्टी की एकता देखिए आप, उस पार्टी के नेतृत्व की क्षमता देखिए आप, उस पार्टी के नेतृत्व का सम्मान देखिए आप। कांग्रेस तो उल्टी है, कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में भाजपा की जीत पर तो कोई शक रहा नहीं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे करके अपनी थोड़ी बहुत इज्जत, थोड़ी बहुत आबरू बचा ले। इस घमासान राजनीतिक होने वाले युद्ध में किसी की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी का नाम ही बहुत है जो कांग्रेस को रसातल में मिला देगा। कांग्रेस का नाम नहीं बचेगा, कांग्रेस के विधायक नहीं बचेंगे, कांग्रेस के लिए बोलने वाला नहीं बचेगा। इसमें मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। इस सच्चाई को समझिए आप, और इसको नहीं समझता है कोई तो वो दुख पाएगा। अब आप पूछते हो कांग्रेस की, आप बताइए कांग्रेस की क्या स्थिति है? राहुल गांधी की यात्रा का क्या अर्थ है? राजस्थान में राहुल गांधी आए और चले गए, क्या 4 सीट भी बढ़ी? राजस्थान में राहुल गांधी आए और चले गए, क्या 4 वोट 4 विधानसभा क्षेत्रों में फर्क पड़ा? इसका असर हुआ? इसका कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये यात्रा व्यर्थ है, मगर इसका कोई अर्थ नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यात्रा की बात आपने छेड़ी है, तो एक यात्रा से जुड़ा हुआ भी आपसे हम सवाल करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा अब समापन की तरफ है और जम्मू कश्मीर एंट्री कर जाएगी। और ये जो मुद्दा है हम आपसे जो जानना चाहते हैं वो ये है कि राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। अब बात ये उठ रही है इसमें, जो देश भर में एक विमर्श आया है, एक नैरेटिव आ रहा है कि भाई कांग्रेस तो हमेशा से लाल चौक पर झंडा फहराने को लेकर आरएसएस और बीजेपी को कोसती रही है और ये कहती रही है कि लाल चौक पर झंडा फहराना आरएसएस बीजेपी का फिनोमिना है। अब राहुल गांधी अचानक लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए क्यों पहुंचे हैं? इसके पीछे क्या गणित आपको दिखाई दे रही है? कोई रणनीति नहीं है। राजस्थान में हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक संदेश दिया जाएगा कि अगर कांग्रेस का नेता लाल चौक पर झंडा फहराता है तो उसे कोई खतरा नहीं है, उसे आतंकवाद का भय नहीं है, उसे कश्मीर के अलगाववादियों का भय नहीं है, उसे आजाद कश्मीर के नुमाइंदों की
विरोध की भावना का असर नहीं है, उसका स्वागत है। ये राहुल गांधी का कश्मीर की अल्पसंख्यकों द्वारा होने वाले अभिनंदन और स्वागत का एकमात्र उदाहरण है। राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है? लाल चौक पर जाएंगे, झंडा फहराएंगे, कश्मीर का अल्पसंख्यक वर्ग जो बहुसंख्यक है वहां, वो राजी हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, तालियां बजाएगा, वाह क्या कमाल कर दिया। पर इससे हिंदुस्तान की राजनीति पर, उस मनोभावना पर जिसको मोदी ने जन्म दिया है, वो तो 370 की बर्बादी की। क्या बोलेगा राहुल गांधी 370 के बारे में? बताइए आप। मेरा प्रश्न है राहुल गांधी से, क्या आप 370 के बारे में जो मोदी ने मान काम किया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने वक्त राहुल गांधी इस पर प्रतिक्रिया दे सकेंगे, बोल सकेंगे कि अच्छा काम हुआ है जो पुलवामा के बाद काम किया गया भारतीय सेना द्वारा? क्या राहुल गांधी उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या राहुल गांधी जो कारगिल की घटना में पाकिस्तान को भारत ने सबक दिया उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या वहां जाकर के राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सैनिक नीति का समर्थन करेंगे? क्या वहां जाकर के राहुल गांधी ये कहेंगे कि हाँ आज हमारा देश बहुत मजबूत है, चीन और पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है? तो राहुल गांधी सच्चाई बोल ही नहीं पाएंगे। केवल जाएंगे, कपड़ा होगा, तिरंगा होगा, झंडे डंडे में लगा होगा, उसको झंडा माना जाएगा और फहरा दिया जाएगा। इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं, उसका कोई राजनीतिक विशेषता नहीं है। राइट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत देर बाद रास्ते पर आते हुए दिख रहे हैं और एक जो भारत की जो मेन स्ट्रीम की, भारत के जो जनता की जंगण की जो भावना थी उसको अब कांग्रेस महसूस करने लग गई है, जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर शुरू से एक अलग नीति के ऊपर चल रही थी। देखिए सुभाष जी, कोई भावना में परिवर्तन नहीं है। एक बात मैं आपसे बता रहा हूं, वोटों की भीख का कटोरा लेने के अलावा ये प्रयास कुछ भी नहीं है। 2% हिंदुस्तान की जनता पर इसका असर होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान तो वही है जिसको मोदी ने निर्मित कर दिया है। हिंदुस्तान तो वही है जहां राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना, देशभक्ति, हिंदुत्व, धर्म परायणता का राज है। आप कश्मीर में जाओ या आप जाके कराची में झंडा फहरा लो या आप अफगानिस्तान चले जाओ। अरे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे भाइयों के साथ शत्रुता निभा रहा है, संजय, उसके बारे में बोलते क्यों नहीं आप? क्यों नहीं राहुल और अशोक गहलोत कहता है यस पाकिस्तान की नीति गलत है, पाकिस्तान की नीति विद्वेषपूर्ण है, पाकिस्तान की नीति, बोलते ही नहीं है, चुप रह जाते हैं इस पर, खामोश रह जाते हैं इस पर, क्योंकि बोलने में शर्म आती है। वैसे तो शर्म उसी को आती है जो शर्मनाक मानता हो, जो शर्म हो ही नहीं उसको क्या शर्म आएगी। राहुल गांधी जी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे और ये कह सकते हैं कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर का एंटी इंडियन एलिमेंट है उससे राहुल गांधी को कोई परेशानी नहीं है। राहुल गांधी का वो भी सम्मान करता है। इसलिए राहुल गांधी का जाना और एक देशभक्त का जाना रात दिन का फर्क है, रात दिन का अंतर है। आज कोई हिंदुत्व नेता जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को मानने वाला जाए, वहां जाके तिरंगा फहराए, और वो बिना सुरक्षा के, बिना साधनों के, बिना सिक्योरिटी के, ये हो ही नहीं सकता। और कश्मीर राहुल जा सकता है, राहुल के संबंध है कश्मीरियों से, कश्मीर के लोगों से राहुल के संबंध है। जो एंटी इंडियन एलिमेंट वहां का है वो राहुल का विरोध नहीं, सम्मान करे। ये मैं आपसे आज कह रहा हूं। राइट। तो अब जब आपने चर्चा छेड़ी थी अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की, पेपर लीक की, तो इसमें हम थोड़ा सा और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब संविदा कर्मचारियों के नेता ने एक सवाल किया कि साहब आप हमारी मांगें पूरी करें, आप मिले भी थे हम आपसे लेकिन मांगें पूरी नहीं हुई, तो सीएम का यह कहना था कि भाई आप जब मिले थे तब कोरोना स्टार्ट हो गया और उसके तुरंत बाद ही हमारी पार्टी में भी, हमारी सरकार में भी कोरोना लग गया। एक तो बयान ये अशोक गहलोत जी का है और दूसरा बयान है सचिन पायलट का। अब उधर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत ने कोरोना किसके लिए कहा है, कोरोना महामारी किसके लिए कही है, ये भी आपसे हम जानेंगे। और दूसरा सचिन पायलट का एक बयान बहुत चर्चा में है।
सचिन पायलट का कहना है पेपर लीक के मामले में कि अधिकारी और नेता यदि पेपर लीक नहीं कर रहे हैं तो ये जादूगरी है फिर। और जादूगरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है राजस्थान में, आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? एक बात सुनिए, अशोक गहलोत ने जो कहा कि कोरोना लग गया, राजनीति का या व्यक्तिगत कोरोना, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करता। मगर एक बात तय है कि कांग्रेस को कोरोना की थर्ड स्टेज आज भी लगी हुई है। जिस प्रकार कैंसर का थर्ड स्टेज होता है, आज कांग्रेस में नेतृत्व के कारण यही थर्ड स्टेज चल रही है। और जहां तक सचिन पायलट ने पेपर लीक की बात कही, वो तो करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि पेपर लीक के पीछे कौन है, कितने लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, उनका क्या स्वार्थ है, उन्होंने कितना पाया है, उन्होंने कितना खोया है, बच्चों ने कितना खोया है, मालदारों ने कितना पाया है, लीक करने वालों ने कितना कमाया है। जब तो उनके मकान टूट रहे हैं, जब तो सब हो रहा है ठीक ठाक। अब अशोक गहलोत कुछ करके एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने 50 संस्थाएं बना दी। मैंने एक आदमी से पूछा कि कभी आता है कि गौ के दूध पर पैम्पलेट आएगा, कभी आ जाता है कि टीवी पर पैम्पलेट आ जाएगा, कभी कहता है बेरोजगारी के खिलाफ आ जाएगा, कभी कहते क्यों आता है। हर पैम्पलेट के ऊपर मुख्यमंत्री का चेहरा होता है और लाखों पैम्पलेट दीवारों पर चिपकाए जाते हैं। इस बात ने लोकप्रियता प्राप्त करने का एक प्रयास तो है। इसके अलावा क्या है, छोटी छोटी बातों पर पैम्पलेट, छोटी छोटी बातों की घोषणाएं, घोषणाओं पर पैम्पलेट, पैम्पलेट पर प्रचार, प्रचार पर पोस्टर, और पोस्टर भी हर जगह चिपक जाते हैं क्योंकि सब साधन है। आप बताइए मुझे, क्या लोकतंत्र में ये कर्तव्य होता है किसी का? निजी लोकप्रियता के लिए अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के साधन, प्रांत के साधन और प्रांत के सत्ता और प्रांत की संपत्ति, अब देख लेना बजट आ रहा है, गहलोत जी चुनाव जीतने के लिए घोषणा कर देंगे कि मैं किसान पेंशन ला रहा हूं। जब ये में इससे काम पूरा नहीं चलेगा तो कह देंगे मैं लेबर पेंशन ला रहा हूं। इसके बाद में वो और काम नहीं चलेगा तो कह देंगे मैं स्वस्थ व्यक्तियों पर पेंशन ला रहा हूं, क्योंकि हमें तो वोट चाहिए। कहां से लाएंगे? आने वाला मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है, तो इतना खर्चा तो छोड़ ही जाए ना, वो बेचारे का दिवाला निकल जाए पहले भी। अब एनीवे मैं ज्यादा कमेंट क्या करूं, आपने पूछा मैंने बता दिया। कांग्रेस का तो कांग्रेस की कोई एक और बात है इसमें, आपने जम्मू कश्मीर वाले बात के ऊपर, अब मैं उस समय थोड़ा जानना भी चाह रहा था आपसे, लेकिन थोड़ा सा आवाज में कुछ डिफरेंस आ रहा था, इसलिए आप ये जो कह रहे थे कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, तो क्या अभी भी देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं? कश्मीर में तो बहुत है। आज भी आतंकवादियों का दबदबा घटा नहीं, मोदी मार मार के ठीक कर रहा है, घर में जाके मार रहा है जो मोदी कह रहा है, तो घर के बाहर से कर रहे हैं आतंकवादी। राष्ट्र विरोधी लोग इस देश में है या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं करता, इसका फैसला हमारी संस्थाएं करती है, इसका फैसला हर नागरिक करता है। मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, मगर राष्ट्र में कोई राष्ट्र विरोधी है ही नहीं। इस परिकल्पना को अगर सच मान लूं तो फिर तो मुझे आनंद की घड़ियों का अनुभव होना चाहिए, मुझे होता नहीं है। मुझे लगता है कि आज भी इस देश के अंदर जातिवाद का फैलाव करना, सांप्रदायिकता का फैलाव करना, देश के अंदर पाकिस्तानी एलिमेंट्स के बारे में विरोध में न बोलना, ये सब क्या है? क्या कांग्रेस का कर्तव्य नहीं है कि जो लोग पीओके के समर्थक हैं, जो जिंदाबाद लगाते हैं, उनके विरोध में बोले? क्या कांग्रेस का कर्तव्य नहीं है कि वो आतंकवादियों के विरोध में बोले? क्या कांग्रेस का कर्तव्य नहीं है कि वो कश्मीर के अंदर रात दिन 2-4 लोग मरते हैं? ये आतंकवादी अगर राष्ट्रद्रोही है तो राष्ट्रद्रोही कौन है? कोई राष्ट्रद्रोही? इसलिए मोदी जी की बात का समर्थन न करना, उनकी सैनिक नीति का समर्थन न करना, उनके राष्ट्र के विकास की नीति का समर्थन न करना, उनके पास में देश के लिए धड़कने वाले दिल की धड़कन की प्रशंसा न करना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप बताइए। एक बात है इसमें, जयपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है आज, और उसमें आ रहे हैं जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर तो वैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आ रहे हैं, 4 दिन का जयपुर JLF शुरू हो रहा है। वो जैसा भी है आप हम सब जानते हैं, जिस तरह की भी उसमें एजेंडा रखा जाता है, जिस तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिस तरह की भी एक विचारधारा है, जिस तरह का विमर्श उसमें खड़ा जाता है। लेकिन जावेद अख्तर को लेकर पीछे दिनों एक बहुत बड़ा
मामला रहा है जिसमें कि जावेद अख्तर अफगान तालिबान के ऊपर बात नहीं करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान कितना भी कबाड़ा कर दे, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही तालिबान ने गड़बड़ी शुरू करी तो जावेद अख्तर बोलना शुरू हो गए। इसके मायने ये निकलते हैं कि भाई आपका भी कोई ना कोई मामला दूसरा है, आप पाकिस्तान प्रेमी हैं, इसका मतलब ये होता है। अदरवाइज आप यदि अफगान तालिबान के मामले में नहीं बोले तो इस मामले में भी नहीं बोलना था। आज लेकिन जयपुर में उनका एक कार्यक्रम है, और एक और जयपुर की खबर है जिसमें कि एक अखबार के संस्थापक के नाम पर एक गीतकार को पुरस्कार दिया गया है। अब यह बात अलग है कि अखबार के संपादक या अखबार के संस्थापक को, कुछ तो अखबार वाले लोगों को, जो पत्रकार हैं, जो संपादक हैं, उनको भी संभवतः याद रखना चाहिए था, लेकिन ये दोनों घटनाएं अजीब तरह की घटनाएं दिख रही हैं। इससे देखिए सुभाष जी, ये जावेद अख्तर इन छोटे मोटे लोगों के बारे में कमेंट नहीं करता। बहुत लोग बड़े बड़े देश में ऐसे लोग, उस पर आना, उस पर बोलना, उसका प्रोग्राम करना, उसका प्रोग्राम करना ही अपमानजनक घटना है। क्या है जावेद अख्तर? नथिंग, नो राष्ट्रीयता, नो देशभक्ति, नो पेट्रोटिज्म। आप प्रोग्राम किसी का कर दीजिए। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के कुछ लोग, चंद लोग, ऐसे लोगों की तीमारदारी क्यों करते हैं? मैं चाहूंगा कि राजस्थान का हर कांग्रेस जन ऐसे लोगों का विरोध करे, क्योंकि आम कांग्रेस जन देशभक्त है, उस पर कोई शक नहीं है। आम कांग्रेस जन लोकतंत्र का प्रेमी है, आम कांग्रेस जन सांप्रदायिकता का विरोधी है। कुछ लोग चंद जो कांग्रेस के ऐसे घटिया लोगों के साथ संबंधों को एनकेस करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वे दया पात्र हैं। वे अनुशासनहीनता नहीं, वे राष्ट्र के विरुद्ध करने वाले षड्यंत्र में सम्मिलित होने के अपराधी भी कहे जा सकते हैं। मेरे कभी भी ऐसे आरोप नहीं लगाता जो व्यक्ति विशेष पर हो, परंतु जावेद अख्तर का नाम सुनकर मेरे को तो झुरझुरी आती है। छोटे मोटे ऐसे लोग मैंने मेरे जीवन में बहुत देखे हैं। जब ये पैदा नहीं हुआ तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ जावेद अख्तर को। उसकी बात को महत्व देकर आपके चैनल ने इतना बड़ा गलत काम कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जावेद अख्तर, नो मैटर, नो सेंस, नो मैन, नो पर्सनालिटी, नो व्यक्तित्व, नो पार्टी, नो संस्था, नो डिसीजन, नो नियम। इससे एक चीज हम इंगित करना चाह रहे थे कि जिस तरह का माहौल है और ये जो रिजाने का जो मसला चल रहा है, वो चाहे किसी की तरफ से भी चल रहा हो, चाहे सत्ताधारियों की तरफ से चल रहा हो, चाहे सत्ताधारियों के जो निकटस्थ हैं उनकी तरफ से चल रहा हो, ये एक सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने आपसे उस तरफ इशारा किया है। चलते चलते एक सवाल, भी आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से जवाब दे दिया। मैं एक बात मानने को तैयार हूं, अगर सुभाष चंद्र की आजाद हिंद फौज का एक सोल्जर भी आता है तो सलाम के योग्य है, लेकिन जो हिंदुस्तान को प्यार नहीं करता है वो जनरल भी होता है तो घृणा पात्र होता है। इसलिए मैंने वही उत्तर आपको दिया है। एक बात क्या कह जाए देशभक्ति के जावेद अख्तर, एक बात क्या है हिंदुस्तान की ताकत की। जावेद अख्तर एक शब्द बोले हिंदुस्तान की सेना के पक्ष में, जावेद अख्तर एक शब्द बोले पुलवामा के बाद की गई कार्यवत है, जावेद अख्तर एक शब्द बोले मोदी की भारतीयता, मोदी की राष्ट्रीयता, मोदी की देशभक्ति के बारे में, तब मानूंगा यहाँ जावेद अख्तर तुम्हारे में भी हृदय है और दिल धड़कता है, मगर वो ऐसा करेंगे नहीं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलते चलते में एक सवाल, आप जिस राजनीति के माहिर हैं, जिस राजनीति के खिलाड़ी हैं, उस राजनीति की तरफ हम चलते हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी पार्टियों को छोड़कर मुझे ज्वाइन कर लें, इससे हम सरकार बना लेंगे। आपको क्या लगता है, किस तरह का समीकरण है? ये तो मैं नहीं जानता। मैं आपको दूसरा प्रस्ताव देता हूं, तुम अगर आपस में एक दूसरे को छोड़कर जुड़ो तो झगड़ा पड़ेगा कि तेरे को कितने विधायक मिलेंगे। हनुमान कहेगा मुझे एक्स, किरोड़ी कहेगा वाई और सचिन कहेगा जेड, तो झगड़ा पड़ेगा। मैं एक राय देता हूं, आप तीनों पार्टियां छोड़कर मुझको ज्वाइन कर लो, कोई झगड़ा ही नहीं होगा। और मैं जानता हूं पार्टियों को मिला करके कैसे उम्मीदवारों को लाया जाता है। अरे वो भूल गए 2003 नागौर में 10 में से 9 भाजपा की जीती थी, जबकि भैरू सिंह जी सारी जिंदगी में नागौर में खाता नहीं खोल पाए थे। तो आप लड़ो मत, एक हो जाओ। किरोड़ी को नेता बनाओ, आई सैल्यूट हिम। हनुमान को बनाओ, आई विल लव हिम। सचिन को बनाओ, आई विल अभिनंदन करो हिम। पर कुछ तो करो,
सरकार बनाना है तो कुछ करो, अकेले अकेले रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। प्रस्ताव बहुत अच्छा है, हनुमान का प्रस्ताव योग्यता है, स्वागत योग्य है, मगर बाकी दो भी तो ये कहें, खाली हनुमान के कहने से कुछ नहीं होगा। हनुमान एक जाति विशेष का बड़ा नेता है, किरोड़ी अपने जाति विशेष का बड़ा नेता है, सचिन संपूर्ण यूथ, युवा, देशभक्त और यहाँ पर कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के नागरिकों का, दोस्तों का, सबका नेता है। सचिन के नेतृत्व में अगर आप दोनों मिल जाओगे तो कांग्रेस की 2 सीट आएगी, 4 आएगी या 5 आएगी। तो ये प्रस्ताव अच्छा है, पर मैं इस पर प्रतिक्रिया कर नहीं सकता क्योंकि मुझे इस प्रस्ताव की गंभीरता पर अभी विश्वास नहीं है। राइट। तो आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए थे राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और राजनीति में 6 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले चंद्राजी सिंघवी। सिंघवी साहब, आभार आपका, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने सुना सियासी चाल भूचाल में जिस तरह की बातें आई हैं उससे, और दूसरी बात ये कि जिस तरह का एक विमर्श तैयार किया जा रहा है देश में, एक अलग तरह की बात करने वाले लोग और उसी तरह के लोगों को रिझाने वाले, पनपाने वाले लोग, इस तरह का माहौल है। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।